हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बीए क्लासेस में। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बायो में कोई भी वर्ड होता है, हम वर्ड को तोड़ेंगे तो उसकी डिफिनेशन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी डिफिनेशन आ जाएगी उस वर्ड को तोड़ने से ही। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। तो बायोलॉजी तो हमने तोड़ दिया। बायो मीन्स होता है लिविंग, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आती है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग organism and their living process। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, और इसकी एक और डिफिनेशन आती है, तो वो डिफिनेशन भी लिखते हैं हम लोग। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये इसकी दूसरी डिफिनेशन आती है। तो हम लोगों ने बायोलॉजी की डिफिनेशन पे बात कर ली है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम लोग कभी कभी हम लोग अपने बालकनी में खड़े होते हैं या कहीं भी आते जाते हैं, देखते हैं को मतलब एकदम देख के हम कुछ देख लेते हैं, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा कोई ऐसा देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने कोई ऐसा जानवर देख लिया जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, तो हम आश्चर्यचकित होते हैं कि यार ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो डाइवर्सिटी है बहुत बड़ी है। लिविंग डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। लगभग 17 से 18 लाख टाइप के ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ठीक है, 17 से 18 लाख अमेजिंग डाइवर्सिटी है हमारी। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज discovered till date। मतलब आज तक लगभग 17 से 18 लाख मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। तो अब हम अगर बात करें तो हमारे जो पुराने लोग थे, अर्ली मैन थे, जो पुराने लोग थे, अगर सबसे पहले ये भी आप लोग जान लीजिए, मतलब हम लोग भी जब छोटे रहते हैं तो मतलब एकदम क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं अपने पेरेंट्स से। और कुछ भी होता है जैसे तुरंत उसके क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्या है, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा ह्यूमन भी है जो क्यूरियस होता है चीज़ों को लेके, जो हमेशा क्वेश्चंस करते रहते हैं, उसके मन में से क्वेश्चंस उठते रहते हैं हमेशा, इतने ज़्यादा ये क्यूरियस होते हैं। ठीक है, तो अर्ली मैन जो थे उन्होंने चीज़ों को देखते हुए मैटर डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया था मैटर को, दो भागों में। तो पहला था एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स, अगर हम एबायोटिक मीन्स की बात कर लें तो ए मतलब नॉन, बायो मतलब लिविंग। तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग या इनएनिमेट। तो
और फिर दूसरा था बायोटिक, लिविंग और इन एनिमेट। ठीक है, जो अर्ली मैन थे हमारे, उन्होंने एबायोटिक, नॉन लिविंग और इन एनिमेट, बायोटिक, लिविंग और एनिमेट, मतलब दो टाइप में मैटर को डिवाइड किया था। जो एबायोटिक है वो आपको नॉन लिविंग और इन एनिमेट, एबायोटिक बोलो या नॉन लिविंग बोलो या इन एनिमेट बोलो, बायोटिक को लिविंग बोलो या एनिमेट बोलो। तो एबायोटिक में उन्होंने रखा था विंड, सी और फायर, इसको उन्होंने नॉन लिविंग में रखा था। और बायोटिक में उन्होंने दो चीजों को रखा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो अर्ली मैन ने मैटर को डिवाइड किया था दो टाइप में। ठीक है, एबायोटिक या नॉन लिविंग या इन एनिमेट, बायोटिक लिविंग या एनिमेट। और नॉन लिविंग में आपका रखा था उन्होंने विंड, सी और फायर को, और बायोटिक मतलब लिविंग में उन्होंने रखा था प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बायोलॉजी के व्यू से हम बात करें तो दो टाइप में बायोलॉजी के व्यू आता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक। अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक की हम बात करें, जिसमें बायोलॉजी के हिसाब से एंथ्रोपोसेंट्रिक के में कि ह्यूमन सबसे ऊपर है, ह्यूमन आर सुपीरियर, रेस्ट स्पीसीज जितनी बाकी बची हुई स्पीसीज है वो इंफीरियर है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ह्यूमन ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है ह्यूमन। तो जो कि ये बहुत गलत बात होती है, अपने आप को सबसे ऊपर मान लिया, प्रधान एकदम मान लिया, ह्यूमंस को उन्होंने प्रधान मान लिया, बाकी सब स्पीसीज जितनी भी हैं वो सब इनके नीचे आती हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत ही गलत बात होती ही है। अपने भी लाइफ में हम लोग अगर देखते हैं तो अगर हम लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं तो दुनिया भर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। नॉलेज भी अपनी कम होती है, इनसे लिमिटेड ग्रोथ होती है अपनी। ठीक है, और लिमिटेड नॉलेज भी होती है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स इसके ये व्यू ये था, ह्यूमंस आर सुपीरियर, रेस्ट स्पीसीज आर इंफीरियर। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स इन्होंने कहा कि ह्यूमन सबसे ऊपर है, बाकी सारी स्पीसीज इंफीरियर है, जो कि बहुत गलत ही बात है, बहुत गलत बात है ये। और इससे क्या होता है कि लिमिटेड नॉलेज आती है हमारी। ठीक है, ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक का व्यू था लीड्स टू लिमिटेड नॉलेज। और अगर हम बात करें दूसरा व्यू था इनका बायोसेंट्रिक की, तो बायोसेंट्रिक में क्या बोला इन्होंने, ऑल स्पीसीज आर इक्वल। इन्होंने ये बोला ऑल स्पीसीज आर इक्वल, मतलब ह्यूमन भी जितनी भी स्पीसीज हैं वो सब के सब बराबर हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यू था इनका। और इससे क्या होती है कि हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है और हम लोग की नॉलेज भी बढ़ती है। तो बायोसेंट्रिक व्यू ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटीज के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज और वर्टिकल सिमिलरिटीज में हम बात करने से पहले थोड़ा आप लोगों से बात करने का मन है तो बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की शादी करा देते हैं। ठीक है, मतलब कल्लू है और कल्लू आई है, दोनों की हमने क्या करा दी, शादी करा दी। देखो करा देते हैं, ये आपके कल्लू भाई साहब हैं। ठीक है, मोछे बना देते हैं ना, मुझे बना दीजिए, कल्लू भाई साहब हैं आपके। ठीक, और ये आपकी कल्लू आई बहन जी हैं।
अरे मेरे दोस्त, चुटाई तो है ही इनकी, चुटिया बना देते हैं इनको। ठीक है, ये हो गई ये फीमेल। अब लग रही है एकदम कि ये कल्लुआइनी है ना। तो ये होगा कल्लू, ये होगा कल्लुआइनी, दोनों करा दी शादी। अब इनसे इनके हुए दो लड़के, दो बच्चे इनके हुए थे, चिंटू मुझे नहीं बनाते हैं, छोटा बच्चा है यार अभी, चिंटू। और ये हुई चिंकी। चिंकी, ये आप लोगों की पेरेंट हो गए, पेरेंट्स। ठीक, ये हो गई प्रोजनी, ये हो गई प्रोजनी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कल्लू और कल्लुआइन के दो बच्चे हो गए, चिंटू और चिंकी। तो एक दिन कल्लू कल्लुआइन लेटे हुए थे, चिंटू भी था। तो कल्लुआइन कल्लू से बोल रही हैं, अजी देखिए तो कल एकदम चिंटू के हूबहू नाक आपसे के मिलते जुलते हैं, और इसके होंठ तो देखिए, होंठ एकदम बिल्कुल आप पे ही गए हैं। तो कल्लू कह रहे हैं बात तो सही है, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल कल्लुआइन तुम पे गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं, फिर कल्लुआइन कहती हैं कि देखो चिंकी को देखो, एकदम चिंटू से मिलती जुलती है, एकदम देखने में एकदम भाई बहन लग रहे हैं एकदम, और हैं भी भाई बहन। ठीक है, और भाई बहन हैं भी भाई, और वो एक दूसरे से मिलते भी हैं। तो कल्लू कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन चिंकी की आंखें, कल चिंटू की आंखें तो मेरे जैसे नहीं है, लेकिन चिंकी की आंखें मेरे जैसे हैं। तो जो है आपस में भी ये दोनों की सिमिलरिटीज आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आपस की जो सिमिलरिटीज हो गई इनकी, ये हो गई हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। और जो कल्लू के नाक और कान आए हैं चिंटू में, ठीक, कल्लू के नाक और कान चिंटू में आए हैं, और कल्लू की आंखें चिंकी में गई हैं। ठीक है, और जो इसके बाद जो कल्लुआइन की आंख आई है चिंटू में, ये हो गई आपकी वर्टिकल सिमिलरिटीज, वर्टिकल सिमिलरिटीज। ठीक है, तो सिमिलरिटीज सेम जनरेशन की जो थी वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हैं, और सिमिलरिटीज जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आई हैं वो वर्टिकल सिमिलरिटीज हैं। तो हम लोग अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज में सिमिलरिटीज विद इन सेम जनरेशन। ठीक, और वर्टिकल सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटीज विद इन टू जनरेशन, सिमिलरिटीज विद इन टू जनरेशन। मतलब जो पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में, उनके बच्चों में जो सिमिलरिटीज आई हैं उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटीज। और जो सिमिलरिटीज दोनों बच्चों में आपस में दिखाई देती हैं, वो भाई बहन है या भाई भाई हैं या बहन बहन है, आपस में जो जैसे उनकी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है वो वर्टिकल सिमिलरिटीज हो गई आपकी। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी हमारी कहती है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ में, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ में, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल उनका, और वो क्या है, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड।
वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सभी ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ में प्रेजेंट हैं, जो कि इस धरती में हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। उनके बीच में कॉमन जेनेटिक मटेरियल से वो आपस में कनेक्टेड है, जो कि है क्या, न्यूक्लिक एसिड है आपका। वो जो कि न्यूक्लिक एसिड आपका कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी हमने इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द लिविंग वर्ल्ड हम लोग स्टार्ट अभी किया नहीं है, उसके पहले हमने सारी उसके बेसिक पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, जैसे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज, वर्टिकल सिमिलरिटीज, बायोलॉजी के व्यू से क्या था, एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया आपका, बायोसेंट्रिक हो गया आपका, ठीक है। अधिकतर सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए चैप्टर के बीच बीच में क्लियर होते जाएंगे, जब जैसे जैसे पॉइंट आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो और इसमें मैं अभी फॉलो आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं फॉलो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी ही करूँगा, क्योंकि अभी एनटीए ने कुछ कंफर्म नहीं किया है कि वो नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। और जैसे वो कंफर्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी ही फॉलो करूँगा, और आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए। ये सारे पॉइंट आपके जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड आपका, उससे पहले जहाँ पे यूनिट आपकी स्टार्ट होती है, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उन्हीं में ये सारे पॉइंट आपके दिए हुए हैं। आप लोगों ने अगर कभी गौर किया है या नहीं किया है तो अब आप लोग कर लीजिएगा उसको, और एक बार थोड़ा रीडिंग मार लीजिएगा, और इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे। और बाकी अगर नहीं क्लियर हुए, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट मेंशन कर देना, उस पर एक नई वीडियो बना देंगे हम लोग। वो सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बात करते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं अर्नेस्ट मेयर साहब का जन्म 4 जुलाई 1904 में हुआ था। और इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया था इवोल्यूशन में, ठीक है। इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया था, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको बोला जाता था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एवोल्यूशन के फादर कौन थे? डार्विन साहब थे। और इन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया था एवोल्यूशन में, तभी इनको जो है, इनको भी ये टाइटल दिया गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और ये इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया था, इतनी ज़्यादा इन्होंने रिसर्च की थी कि ये 100 साइंटिस्ट के अंदर 100 साइंटिस्ट में से एक थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया था, कि जिसकी एक ट्रिक है, एक न्यूमोनिक्स मैंने बनाई हुई है, जो कि आप लोगों को बताऊंगा मैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन में काम किया था, तो उसकी एक ट्रिक है, लिखिए आप लोग। हॉस्टेज। इन्होंने अपने पूरे जीवन 6 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो कौन कौन सी वो चीज़ें, ये भी देख लो। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ओ मीन्स ऑर्निथोलॉजी। एस मीन्स सिस्टमेटिक। T means taxonomy. E means evolution. Z means geography. इन्होंने अपने पूरे लाइफ में 6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसकी एक ट्रिक है हॉस्टेज, HOSTEJ।
H means history and philosophy of biology, O means ornithology, S means systematic, T for taxonomy, E for evolution, Z for zoo geography। ठीक है, और इसके बाद इनको तीन प्राइज इनको इनको तीन प्राइज मिले थे, जिसको हम बायोलॉजी के तीन प्राइज इनको मिले थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जो प्राइज हैं वो अब हम आप लोगों को बताते हैं। प्राइज हैं, जो पहला प्राइज था बेल्जियन प्राइज, बेल्जियन प्राइज जो कि 1983 में मिला था। और फिर इसके बाद जो सेकंड प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और जो थर्ड प्राइज था कफोर्ड प्राइज। तो इनको तीन प्राइज मिले थे, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और कफोर्ड प्राइज। ठीक है, जो इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी था ये इनको 1994 में मिला था और ये 1999 में। और मेयर साहब की जो डेथ हुई है वो इनकी 100 ईयर्स में 100 ईयर में इनकी डेथ 2004 में हो गई थी। और मेयर साहब ने एक स्पीसीज को लेकर स्पीसीज की डिफिनेशन दी थी, जो कि आज तक एक्सेप्टेड डिफिनेशन है। बहुत ज़्यादा उस समय स्पीसीज को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, वो सब कुछ उन्होंने दूर करते हुए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड डिफिनेशन दी थी। अब हम उस डिफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो मेयर साहब ने डिफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की, तो इन्होंने बोला था स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मे इंटरब्रीड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड आपस में इंटरब्रीड कर सकें और प्रोड्यूस करें ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें और वो बच्चे भी कैपेबल हों रिप्रोडक्शन करने के लिए। द स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मे इंटरब्रीड जो कि इंटरब्रीड कर सकें और प्रोड्यूस करें अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग को, दैट इज आल्सो कैपेबल जो कि खुद जो बच्चे हों वो भी कैपेबल हो रिप्रोडक्शन करने के लिए। उन्होंने स्पीसीज की ये डिफिनेशन दिया था बायोलॉजी में। अब हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, किसी भी कॉन्सेप्ट का पीछा छोड़ते ही नहीं साले, हर जगह एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। तो इसमें हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सेप्शंस, तो सबसे पहले हम लोग मेल ले लेते हैं और फिर एक फीमेल ले लेते हैं। तो ये हैं आपकी मेल, टेढ़े ही होते हैं, और ये हैं आपकी फीमेल, एकदम सीधी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मेल, हम लोग डंकी ले लेते हैं और फीमेल हम लोग हॉर्स ले लेते हैं। इनका हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग आती है, इनका जो बच्चा होता है, इन दोनों का, मेल डंकी ले लिया, फीमेल हॉर्स को ले लिया, और इनका जो बच्चा हुआ वो आपका होता है म्योर, खच्चर, जो कि इनफर्टाइल होता है, ये बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता आगे। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग मेल ले लेते हैं हॉर्स और फीमेल ले लेते हैं डंकी, और इनका हम लोग क्रॉस कराते हैं। इनसे जो आता है इनका ये भी बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं लायन
और फीमेल ले लेते हैं टाइगर। ठीक, तो इनका जो बच्चा होता है लाइगर। लाइगर मूवी तो देखी होगी ना आपने, जो रहता है उसकी लाइगर की मम्मा बोलती है कि मेरा बेटा क्रॉस ब्रीड है, शेर और चीते की औलाद है वो। तो उनको अब जाके ये भी बताना है कि आपका वंश यहीं पे खत्म, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकता, काम खत्म, वो स्टेराइल भी है वो। ठीक, तो अब हम इसके बाद मेल हम लोग ले लेते हैं टाइगर को और फीमेल ले लेते हैं लायन को। तो इनका जो बच्चा होता है वो होता है टाइगर। ये सब के सब आपके स्टेराइल हैं, मतलब ये कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सबके सब आपके स्टेराइल हैं। और ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज का, स्पीसीज की इन्होंने डिफिनेशन दी थी, अ स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मे इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज आल्सो कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि जो ऑर्गेनिज्म हो आपस में एक दूसरे से इंटरप्रेट करके अपनी ही जैसी औलादें, मतलब अपनी ही जैसी बच्चे पैदा करें जो कि खुद भी रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो। अब ये नहीं कहा था उन्होंने कि डंकी के साथ डंकी नहीं हॉर्स का क्रॉस करा दो, ये नहीं कहा था उन्होंने ना। डंकी के साथ डंकी का होता क्रॉस तो फिर डंकी होता उनसे और वो भी कैपेबल होता रिप्रोडक्शन के लिए। हॉर्स के साथ हॉर्स का होता, लायन के साथ लायन का होता। अब लायन के साथ तुम टाइगर का कराओगे तो होएगा ही ना स्टेराइल। तो ये हम लोगों ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में हम बात कर ली है। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे, द लिविंग वर्ड चैप्टर के अंदर। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने आज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की डिफिनेशन भी पूरी क्लियर कर ली है और इसके सारे एक्सेप्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को द लिविंग वर्ड चैप्टर के अंदर जाएंगे और चैप्टर के बारे में पूरी बात करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगा कि मैं पुरानी वाली ही एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ और मैं वही आप लोगों को भी बोलूँगी कि वही एनसीईआरटी आप लोग भी फॉलो कीजिए। और जब तक एनटीए कुछ कंफर्म नहीं करती है, ठीक है, तो आप लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी ही लेके बैठिए। अगर आपके पास नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता ही जाता हूँ ना, पॉइंट्स बताता ही जाता हूँ, वो आप लोग अपनी नई एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर के अंदर जाएंगे और उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप थैंक यू, धन्यवाद।